दोस्तों टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल से मैं तेजकन शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में दोस्तों संगमकालीन प्रशासन के बारे में। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले हमने बात की दोस्तों जो संगमकालीन जो राजवंश है, यानी कि हमने 3 राजवंशों के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, चेर, चोल और पांड्य, और उन सभी शासकों के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया है। ठीक है, आज दोस्तों हम बात करेंगे संगमकालीन प्रशासन की बात करेंगे। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, संगमकालीन राजनीतिक व्यवस्था पर पहले हम देखते हैं कि जो जो संगमकालीन जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसकी हम चर्चा अगर करें तो इस समय दोस्तों राज्य का जो स्वरूप था, ठीक है, वो राज्य का स्वरूप दोस्तों कुल संघ की तरह था। यानी कि जैसे सेंटर होता था, ठीक है, जैसे आज वर्तमान में देखें जो सेंटर है यानी कि केंद्र सरकार है उसकी तरह था, जिसका अर्थ है शासन में एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों की सहभागिता। और इसका अर्थ ये होता है दोस्तों संघ का कि जो शासन में एक ही परिवार के विभिन्न जो सदस्य थे दोस्तों उनकी सहभागिता, यानी कि उनके द्वारा उसमें सहायता की जाती थी। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों जो चोलों के उत्तराधिकार संघर्ष में, देखिए दोस्तों ये उत्तराधिकार रह यहाँ पे आप रह डाल लीजिएगा। ठीक है, यानी कि चोलों के उत्तराधिकार संघर्ष में सेन गुट्टू वन, इस सेन गुट्टू वन ने भी हस्तक्षेप किया दोस्तों। यानी कि संघर्ष के अंदर उत्तराधिकार का संघर्ष होता दोस्तों चोलों के मध्य, और इस सेन गुट्टू वन ने दोस्तों जो 9 चोल शासकों को मारा। ठीक है, यानी कि इस संघर्ष में 9 चोल शासक थे वो मारे गए थे। ऐसा उल्लेख दोस्तों जो कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया था, इस अर्थशास्त्र से हमें ये जानकारी मिलती है। इस अर्थशास्त्र में यह जानकारी मिलती है कि जो चोल उत्तराधिकार के संघर्ष में एक सेन गुट्टू वन नामक का एक शासक था, इसने उत्तराधिकार के युद्ध में 9 चोल शासकों को मार गिराया था। ठीक है, तो ऐसा कहने वाली जो पुस्तक है दोस्तों अर्थशास्त्र, जिसके रचयिता कौन थे? कौटिल्य थे। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं दोस्तों क्या है, शासक का जो पद होता था दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण था, जो मन्नम, वेदन को और कारेवन और इरेवन जैसी उपाधियां धारण करता था। यानी कि शासक का जो दोस्तों जो पद होता था, ये पद दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पद था। इसमें दोस्तों शासकों को एक दो मन्नम की उपाधि धारण करते थे, वेंदन की, को की और कोरेवम की, और एक इरेवन की उपाधि वो धारण करते थे। ठीक है दोस्तों, जो को उपाधि होती थी दोस्तों, ओनली को, ठीक है, ये जो उपाधि होती थी दोस्तों, उपाधि ये देवताओं के लिए प्रयुक्त की जाती थी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि संगम काल के अंदर दोस्तों जो शासक होता था, शासकों को ईश्वर के समान, यानी कि जो भगवान के समान उनको माना जाता था, क्योंकि ईश्वर देवता ही को उपाधि धारण करते थे। तो चोल जो शासक थे दोस्तों ये उपाधि ये धारण करते, को की उपाधि धारण करते थे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो को है ये को उपाधि है। ठीक है, सबसे बड़ा पुत्र होता था दोस्तों शासक का, जो सबसे बड़ा पुत्र होता जिसे युवराज नियुक्त किया जाता था, उसे को महान, यानी कि उसको तो को महान की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, और अन्य जो पुत्र होते थे, जो राजपुत्र होते थे, उनको इल्लेगो, देखिएगा इल्लेगो, ठीक है, इल्लेगो कहा जाता था। ठीक है, कैसे? देखिए सबसे बड़ा जो पुत्र होता था दोस्तों, यानी कि राजा का सबसे बड़ा पुत्र होता था, उसको युवराज नियुक्त किया जाता था। जो उस युवराज नियुक्त किया था, युवराज को किस नाम से जाना था? को महान। एक को यानी कि एक उपाधि होती थी तो उसको को महान कहा गया। और दोस्तों अन्य जो पुत्र होते थे उनको राजपुत्रों की संज्ञा दी जाती थी, उसको इल्लेगो कहा गया। तो ध्यान दीजिएगा, को महान और इल्लेगो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। को महान तो दोस्तों जो राजा होता था उसका जो बड़ा पुत्र होता था उसको कहा जाता था, और जो अन्य पुत्र होते थे उनके छोटे, यानी कि अपने पुत्र से जो बड़ा पुत्र उसके उसके अलावा और पुत्र होते थे उनको इल्लेगो कहा जाता था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, देखिएगा शासक की जो शक्तियाँ होती दोस्तों असीमित थी, बहुत ही ज़्यादा उनमें शक्तियाँ होती थी, लेकिन उस पर दोस्तों अंकुश भी था। यानी कि जो शासक होता था, यानी सम्राट होता था, राजा होता था, उसके पास अपार शक्ति थी, लेकिन दोस्तों उस पर भी अंकुश लगाया जाता है, यानी कि बाउंडेशन लगाई जाती थी। ठीक है, कैसे? यानी कि राजा के कवि मित्र होते थे, बुद्धिमान मंत्री होता था, अन्य परंपराएं होती थी। तो राजा के कवि मित्र होते थे दोस्तों, ये उनको सलाह वगैरह देते थे, और दोस्तों और जो कवि मित्र होते उनके बारे में कुछ प्रशंसा और प्रसंग के बारे में, यानी कि उनके बारे में कुछ किताबें लिखते थे। ठीक है,
और जो बुद्धिमान जो मंत्री होते थे दोस्तों, ये बुद्धिमान मंत्री दोस्तों राजा को क्या सलाह देते थे। इसके अलावा दोस्तों और भी परंपराएं थी, ठीक है। देखिएगा, ये तो हमने बात कर ली है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि राजा के जो आदर्श होते थे, यानी कि राजा के क्या क्या आदर्श होते थे। उन आदर्शों की अगर हम बात करें दोस्तों, देखिएगा क्या क्या आदर्श होते उनकी चर्चा करें। सबसे पहले आदर्श था दोस्तों दिग्विजय का आदर्श, यानी कि राजा का सबसे अहम जो आदर्श था दोस्तों, ये दिग्विजय, यानी कि राजा विजय, हर युद्ध में विजय प्राप्त करे और अपने साम्राज्य का विस्तार करे। ये इसका पहला आदर्श था, ठीक है। दूसरा आदर्श की बात अगर करें तो प्रजा के हित और कल्याण के लिए समर्पण, यानी कि सम्राट या राजा होता तो प्रजा के हितों के बारे में काम करेगा और उनके कल्याण के लिए बिल्कुल तत्पर रहेगा, यानी कि समर्पण भाव रखेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, जो राजा होता था, राजा यानी कि राजा मालवेई, मालवेई को दोस्तों सभा कहा जाता है, यानी राजा मालवेई सभा में प्रजा से मिलता था, ठीक है। तो राजा क्या करता था, मालवेई यानी कि सभा में प्रजा से वो क्या करता, बातचीत करता था, ठीक है। तो सभा लगाते थे दोस्तों, उसमें आम आदमी भी दोस्तों नागरिक है वो वहाँ जाता था और अपनी जो मन की बात है और अपने राज्य, अपने जो अपने खुद की दुख वगैरह वो दोस्तों वो राजा से शेयर कर सकता था, ठीक है। तो मल्लवे यानी कि सभा के अंदर ऐसा होता था। इसके अलावा दोस्तों इसके चौथा आदर्श है निष्पक्ष न्याय का संपादन, यानी कि निष्पक्ष न्याय, यानी कि राजा होता दोस्तों बिल्कुल निष्पक्ष न्याय करता था। राजा का न्यायालय, यानी राजा का न्यायालय क्या होता था, मनरम कहा, यानी कि राजा के न्यायालय को क्या कहा गया, मनरम कहा जाता था, ठीक है। यानी कि राजा होता था निष्पक्ष न्याय करने वाला होता था दोस्तों। और दोस्तों जिस न्यायालय के अंदर दोस्तों वो न्याय सुनाता था, ठीक है, या न्याय करता था, उसको मनरम कहा जाता था, यानी कि मनरम की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, जैसे मनरम है, को महान है, इलेगो है। देखिएगा, को महान होता था दोस्तों जो राजा का बड़ा पुत्र होता था, जो युवराज, उसको को महान कहा गया है। और इसके अलावा जो छोटे पुत्र होते थे जिसको राजपुत्र यानी कि इलेगो कहा गया है। और दोस्तों जो मनरम होता था, मनरम राजा निष्पक्ष न्याय करता था और राजा का न्यायालय कौन सा था, मनरम, यानी कि राजा मनरम न्यायालय के अंदर जाकर उनकी निष्पक्ष न्याय करता था। इसके अलावा देखिए दोस्तों, नैतिकता का आदर्श प्रस्तुत करता है, यानी कि राजा अपनी नैतिकता यानी कि अपने चरित्र है और अपनी नैतिकता का वो बिल्कुल एक आदर्श से प्रस्तुत करता था। यानी कि कला साहित्य क्षेत्र में भी राज्य का विकास वो करता था, यानी कला के क्षेत्र में, यानी कि मंदिर वगैरह है, ठीक है, जैसे भवन वगैरह है ना, इन सभी का निर्माण करता है। और साहित्य के क्षेत्र में भी दोस्तों वो विकास करता है, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में जैसे लोगों को उनके उनके उनको शिक्षा के लिए दोस्तों आदि जो भी शिक्षण संस्थान होते थे वो ओपन करता था, ठीक है, ऐसा होता था, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, आगे बात अगर करें तो देखिए, सेना के प्रमुख को एनाडी एनाडी कहा जाता है, यानी कि सेना का जो प्रमुख होता था उसको दोस्तों एनाडी कहा जाता। और सेना चार प्रकार की होती थी, देखिएगा, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और पैदल सेना। अश्व यानी कि घोड़ों वाली सेना, गज यानी कि हाथी की सेना, और रथ वाली सेना और पैदल सेना होती है। चार प्रकार की सेना हुआ करती थी, ठीक है। युद्ध में मृत्यु स्वर्ग, यानी कि युद्ध में जो योद्धा होता था दोस्तों, उसकी जब मृत्यु हो जाती थी उसको स्वर्ग के द्वार के रूप में स्वीकार किया जाता था। यानी उसको, जैसे युद्ध में कोई सेनापति है, अगर वो मर गया है तो उसको ऐसे मानो कि वो स्वर्ग सुधार गया है, ठीक है। तो ऐसा स्वीकार किया जाता था, ठीक है दोस्तों। ऐसा उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों, ऐसा उल्लेख हमें मिलता है जो एक तो वेद व्यास के द्वारा लिखी गई जो महाभारत है, सबसे बड़ा महाकाव्य है उसमें, और एक याज्ञवल्क्य जो स्मृति है दोस्तों, उसमें भी ऐसा हमें जानकारी मिलती है कि जो योद्धा है जो युद्ध में मारा जाता था उसको स्वर्ग के समान, यानी स्वर्ग के द्वार के समान माना जाता था, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जो युद्ध होता था वो किन कारणों को लेकर होता था, यानी युद्ध का कारण क्या था, ठीक है। युद्ध का कारण था एक तो राज्य अधिकार को, यानी कि राज्य के अधिकार को लेकर दोस्तों, एक विवाह को लेकर, एक पशु हरण यानी कि पशुओं को की चोरी के ऊपर दोस्तों ये युद्ध हुआ करते थे। तो तीन होते थे, कैसे, एक तो दोस्तों राज्य अधिकार के लिए युद्ध होता था, और एक होता था विवाह के लेकर, एक होता था पशु हरण के ऊपर युद्ध हुआ करता था, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, जो योद्धा युद्ध भूमि में मारे जाते थे, जो योद्धा युद्ध भूमि में मारे जाते थे, उनकी स्मृति में दोस्तों एक पत्थर खड़ा किया जाता था जिसे नहुकल या वीरकल कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए दोस्तों, नहुकल
नहुकल या इसको वीर वीर कल कहा जाता है, इसको वीर कल कहा जाता है। तो नहुकल विहकर क्या होता था दोस्तों, जो योद्धा युद्ध भूमि के अंदर अगर वो मर जाता है तो उसकी याद में यानी उसकी स्मृति में दोस्तों एक पत्थर खड़ा किया जाता था, उसी को नहुकल या वीरक्कल कहा गया है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रखना है, कुछ ये जो टॉपिक है यानी कि कुछ शब्द हैं दोस्तों, इनको याद रखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो को महान है, इलेगो है, और एन्नाडी है, और दोस्तों हमने बताया मनरम है ये, और एक नहुकल या नहुकुल या विरक्कल है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों इनको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिएगा और उनको लर्न भी कीजिएगा। दोस्तों हम बात करते हैं जो संगमकालीन जो न्याय व्यवस्था है, ठीक है, उस न्याय व्यवस्था की हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, न्याय व्यवस्था क्या है, देखिएगा, शासक निष्पक्ष न्याय के लिए प्रसिद्ध प्रतिबद्ध थे, यानी कि जो शासक होते थे दोस्तों बिल्कुल निष्पक्ष न्याय करते थे, उनके लिए वो तत्पर भी थे, प्रतिबद्ध भी थे। और दंड विधान दोस्तों उस समय संगम काल में दोस्तों दंड विधान बहुत ही कठोर था। अगर कोई व्यक्ति चोरी कर लेता है तो दोस्तों उसका अंग भंग यानी कि उसको अंग भंग किया जाता था, यानी कि या तो उसके हाथ पैर काट देना है, या उसके कान या नाक है, हाँ, ये उनको उनको भंग कर दिया था, उनको काट दिया था। तो ये कठोर दंड विधान था। अगर कोई व्यक्ति व्यभिचारी है, ठीक है, व्यभिचारी करता है दोस्तों, गलत काम करता है, ठीक है, तो उसको मृत्युदंड भी दिया जाता था। तो दोस्तों संगमकालीन जो न्याय व्यवस्था है दोस्तों बहुत ही कठोर थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस समय प्रतिनिधि संस्थाओं का अस्तित्व था, यानी कि जो प्रतिनिधि संस्था होती थी दोस्तों, ठीक है, जिन्हें पंचवारम कहा जाता था, यानी कि प्रतिनिधि सभा है। यानी कि प्रतिनिधि सभा दोस्तों क्या होती है, यानी कि जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है, वो एक प्रतिनिधि होता था, और वो प्रतिनिधि जनता पर आधारित था, ठीक है। तो उस प्रतिनिधि भी जो संस्था होती है दोस्तों उसको पंचवारम कहा जाता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों कौन कौन होते थे, देखिएगा, इसमें मंत्री हुआ करते थे इस प्रतिनिधि सभा के अंदर, और पुरोहित हुआ करते, और ज्योतिषज्ञ भी हुआ करते थे, ठीक है। तो ये 3-4 व्यक्ति होते थे प्रतिनिधि सभा के अंदर, यानी कि उसको पंचवारम कहा गया है, ठीक है। देखिए आगे हम बात करते हैं तो गुप्तचरों को उर्र या अर्रर कहा गया है। देखिए जो गुप्तचर हुआ करते थे, यानी कि जो शासक हुआ था शासक को गुप्त रूप से दोस्तों जो गुप्त रूप से उनको जो कहने का मतलब है गुप्त रूप से सभी बातें उनको बताया करता था। यानी राज्य में ये जो गुप्तचर होते थे वो घूम घाम के राज्य की स्थिति का पता लगाते थे, और राज्य की स्थिति का फिर शासक को उसका मतलब गुप्तचर क्या करते उनको बताते थे, ठीक है, भाई राज्य की स्थिति कैसी है, ठीक है, इनके बारे में, ठीक है। जो ऐसे गुप्तचर होते उसको उर्रर या आर्रर कहा जाता था, जो षड्यंत्रों अपराधों का पता लगाते थे, ठीक है। तो राज्य में क्या षड्यंत्र चल रहा है, कौन कौन से अपराध हो रहे हैं, इन सभी का पता लगाते थे गुप्तचर, ठीक है। तो उनको उर्रर या अर्रर कहा गया है, ठीक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सामाजिक स्थिति की बात करना है, ठीक है। दोस्तों सामाजिक स्थिति की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको याद रखिएगा, जो सामाजिक स्थिति है उसके बारे में देखिएगा। संगम काल में उत्तरी भारतीय आर्य संस्कृति का प्रसार दक्षिण में हुआ है, यानी कि जो संगम काल में दोस्तों जो उत्तर भारत की जो कल्चर था, यानी कि उत्तर भारत की जो आर्य संस्कृति होती थी दोस्तों, इस आर्य संस्कृति का प्रसार दोस्तों दक्षिण भारत में होता है, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा, समाज में 4 वर्ण होते थे दोस्तों, जो आज आप पढ़ रहे हो ना, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ऐसे नहीं तो दोस्तों, यानी कि संगम काल में जो 4 वर्ण थे दोस्तों कौन कौन से थे उसकी हम चर्चा करें तो देखिएगा। एक है अरसर, ठीक है, अरसर होता शासक वर्ग, यानी शासक हुआ करता था। एक है दोस्तों वेनिगर, एक है वेनिकर को कहा वणिक कहा गया है। एक है अंडनार की ब्राह्मण, ठीक है। एक है वेलालर यानी कि किसान। ये दोस्तों ये 4 क्या होते थे दोस्तों, ये वर्ण होते थे, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा, 4 वर्ण कौन कौन से, अरसर शासक होता था, वेनिगर होता था वणिक होता था, अंडनार होता था ब्राह्मण होता था, और वेलालर होता था किसान हुआ करता, ठीक है। दोस्तों समाज का जो विभाजन था वो दोस्तों हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिजीय अवस्था यानी क्षैतिजीय आधार पर था,
तमिल क्षेत्र में दोस्तों जो ब्राह्मण का आगमन दोस्तों सर्वप्रथम संगम काल में ही हुआ। यानी कि दोस्तों जो तमिल क्षेत्र थे दोस्तों, दक्षिण भारत था, वहाँ पर जो ब्राह्मणों का जो आगमन हुआ है वो सर्वप्रथम दोस्तों संगम काल में ही हुआ है। ठीक है, तो संगम काल में क्या होता था कि अतः समाज को मुख्य रूप से दो वर्गों में रखा गया है, एक तो ब्राह्मण और एक गैर ब्राह्मण, है ना। यानी कि ब्राह्मणों के अलावा जो भी जाति थी दोस्तों वो गैर ब्राह्मणों में आती है। तो दो संप्रदाय थे, यानी दो समाज थे, यानी कि ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ठीक है, और वो कहाँ, दक्षिण भारत में पहली बार आया। ठीक है, हमने वहां तक बात कर ली है। ठीक है, आगे हम बात करते, देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों ब्राह्मण और जो गैर ब्राह्मण, उसके अलावा देखें तो देखिएगा दोस्तों, जो वेलालर क्या होता था, धार्मिक कृषक होता था। ठीक है, जो वेलालर होता था धार्मिक कृषक होता था। वेलीर होता था वेलालर के प्रमुख होते थे, यानी कि जो वेलालर होता है उसके प्रमुख होते थे। एनीगर होता था दोस्तों शिकारी होता था। और पुलैयन होता था रस्सी में चारपाई बुनने वाला व्यक्ति होता था, यानी कि चारपाई बनाने वाला। परवरदर होता था मछुआरे होते थे दोस्तों, जो मछली पकड़ा करते थे। और एक मरवर होता था डाका डालने वाला, यानी कि डाकू हुआ करते। तो ये दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, जो वेलालर होता था वो धार्मिक कृषक होता था। ठीक है, यानी कि धार्मिक कृषक होता था। और वेलीर होता दोस्तों वेलालर के प्रमुख, यानी कि वेलालर को जो सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति होता वेलीर। ठीक है, एनीगर होता था जो शिकारी, यानी जो शिकार करके अपना भरण पोषण करता था, उसको शिकारी यानी कि एलीगर कहा गया है। पुलैयन कहा गया जो रस्सी में चारपाई बुनने वाला, यानी कि ऐसे मानेगा जो चारपाई जो बनाते हैं ना, और उसमें चार पाई में जो रस्सी डाल के चार पाई बना, वो होता था पुलियन। ठीक है, परवर परवदर होता था मछुआरा, यानी कि मछली पकड़ने वाला। और मरवर होता था दोस्तों डाका डालने वाला व्यक्ति होता था। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन था दोस्तों संगम काल में। और दोस्तों वहाँ पर दास प्रथा का प्रचलन भी था। ठीक है, दास प्रथा आपको पता है दोस्तों, यानी कि दास हुआ करते, सेवक हुआ करते थे, और उनको उनसे बेकार ली जाती थी। ठीक है, तो दासों का आयात निर्यात भी होता था दोस्तों, क्रय विक्रय भी होता था। ठीक है, विदुषी औरतों को अवैयार कहा गया, जो विदुषी औरतें होती थी। ठीक है, यानी कि जो विद्वता उनमें थी, और उनको अवैयार कहा गया है, विदुषी औरतों को। सेनगुट्टुवन ने पत्नी पूजा का प्रचलन भी किया है। यानी कि सेनगुट्टन ने दोस्तों एक बड़ी प्रथा चलाई उसने, यानी कि पत्नी पूजा का प्रचलन भी था इस सेनगुट्टुवन के शासनकाल में। ठीक है, स्त्रियों का राज सिंहासन पर अधिकार भी था दोस्तों, यानी स्त्रियों का राज सिंहासन पर अधिकार था दोस्तों। उस समय दोस्तों तीन प्रकार के विवाह होते थे, इनको आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो याद रखिएगा। तीन प्रकार के विवाह कौन कौन से दोस्तों, इनको याद रखिएगा। पहला विवाह है दोस्तों केक्किडे। ठीक है, केक्किडे एक पक्षीय प्रेम होता था, यानी कि केक्किड है, यानी कि एक पक्षीय जो प्रेम होता था, यानी कि लव होता था दोस्तों। यानी कि या तो लड़का लड़का लव करता था, लड़की को पता नहीं था, या लड़की लड़के से प्रेम करती, वो लड़की को पता नहीं था। ठीक है, तो ऐसा होता था एक कीड़े, यानी कि एक पक्षीय प्रेम, कहने का मतलब एक पक्ष में ही प्रेम होता था। ठीक है, एक है दोस्तों पेरुनिंदने। ठीक है, पेरुनिंदने क्या होता था दोस्तों, अनुचित प्रेम, यानी कि जो उचित नहीं होता ऐसा प्रेम जो होता था दोस्तों, ऐसा लव होता था, पेरुंदरे। ठीक है, एक होता था पांच तीयो। ठीक है, पांच तीने, सॉरी, पांच तीने। पांच तीने क्या होता है, प्रेम की स्वाभाविक अभिव्यक्ति। ठीक है, और ये अच्छा एक अच्छा लव था ये, जिसको पांच तीने कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये तीन प्रकार के दोस्तों क्या होता था, विवाह होता था, केंकिड़े, पेरुंदोनो और पांच तीने। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, और बातें करें तो संगम काल में दोस्तों जो अल अलगरी से महापाषाणकालीन भव्य आवासीय एवं समाधान केंद्र के साक्ष्य भी मिले। ये जो अलगरी है, वहाँ पर दोस्तों महापाषाणकालीन जो आवासीय, यानी कि भव्य आवासीय
और समाधान केंद्र के साक्ष्य भी मिले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने बात की है जो संगमकालीन जो प्रशासन है, संगमकालीन प्रशासन हमने सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ा, न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ा, और दोस्तों हमने जो राजा के जो आदर्श होते थे और वहाँ के उनके बारे में पढ़ा। यानी कि कहने का मतलब है संगमकालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो दोस्तों हम कल इस संगम काल को पूरा कवर करेंगे। और दोस्तों कल हमारा जो जो एंशियंट हिस्ट्री है दोस्तों, ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। और फिर हम दोस्तों एक नए सीरीज हम बात करेंगे, किसी मिडवेल हिस्ट्री की बात अपन करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिए, और टिकी स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।